नमस्कार। मंच पर आसीन राजस्थान विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के नवनिर्वाचित अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर पंकज मित्तल जी, अभी तक इनके सागर व्याख्यान हमने सुना। इसे न्यास के सचिव श्री अतुल भाई कोठारी जी, सुरेश अग्रवाल जी, कैलाश जी, सभागार में उपस्थित सभी बुजुर्गजन, माता भगिनी, भाई और बहनों, वैसे मुझे अध्यक्ष के नाते भूमिका है, भाषण देना मेरा आज का काम नहीं है। जो मुख्य विषय था शिक्षा में भारतीयता और व्यवस्था परिवर्तन, इस विषय के संबंध में श्री अतुल भाई कोठारी जी ने अत्यंत एक सार गर्भित और कई विषयों को उन्होंने चुना, लेकिन संक्षेप में भी एक दृष्टि क्या होनी चाहिए और प्रयत्न क्या आवश्यक है, इसके बारे में आपने प्रकाश डाला। इससे अधिक इस विषय के बारे में अभी के सत्र में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे मैं समझता हूं। शिक्षा का महत्व हम सब जानते हैं। शिक्षा केवल साक्षरता नहीं है, लिटरेसी तक सीमित नहीं है। शिक्षा केवल इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन नहीं है, सूचना देने वाले तक सीमित नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है। शिक्षा ज्ञान देने वाले, नॉलेज, शिक्षा ज्ञान है, ज्ञान देती है, वो भी ठीक है, लेकिन शिक्षा इन सब के साथ विवेक जागृत करती है। विवेक, समझदारी, विजडम, इसको अध्यक्ष भाषण करने वाले व्यक्ति को वह विवेक रहना चाहिए। शिक्षा के संदर्भ में भारत के एक परंपरा के, भारत की परंपरा शिक्षा के विश्व के सभ्यताओं में एक महान परंपरा के हम वारिस हैं। दुर्भाग्य से स्वातंत्र के पश्चात की पीढ़ी इस महानता को समझने में स्वयं प्रयास नहीं कर पाए। उनको वंचित रखने का प्रयास भरपूर हुआ। हमारी परंपरा क्या है? वर्तमान में शिक्षा के महत्व को समझकर उसको किस दिशा में ले जाना चाहिए। इसलिए किसी भी देश में अपने देश की शिक्षा अपने देश के लिए जैसे हो, भारत की शिक्षा भारतीयता के आधारित हो, भारत केंद्रित हो, यह कहने की स्थिति आ गई। विदेशी सत्ता के दौरान होना यह स्वाभाविक है, समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आए हुए विदेशी आक्रांताओं ने और यहाँ जिन्होंने राज चलाया, उन्होंने इस देश के प्रज्ञा को नष्ट करने के, उसको नाश करने के हर संभव प्रयास उन्होंने किया। उसका उल्लेख भी पत्र भाई ने किया ही है प्रारंभ में, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन देश में स्वातंत्र के बाद जो करना चाहिए था, क्यों नहीं कर पाए? प्रयत्न तो किए, लेकिन उस प्रयत्न से भी विरुद्ध दिशा में समाज के
नई पीढ़ी के मन को विकृत करने के, विद्रूप करने के एक ऐसे प्रयास हो गया। इस कारण से इतने वर्षों के बाद भी हमें शिक्षा के भारतीयकरण के बारे में, भारत केंद्रीय शिक्षा के बारे में चर्चा करनी पड़ रही है। सौभाग्य से एक महान प्रयास नई शिक्षा नीति के कारण जो हुआ है, वह एक महाद्वार को खोल दिया है। अब भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा, एक नए वातावरण निर्माण होते हुए हम देख रहे हैं। देर हो गई लेकिन दुरुस्त हो गए। तो इसलिए देरी हो गई, पहले ऐसे हो गया, उससे हो गया, इसकी चर्चा ज्यादा ना करते हुए वर्तमान में क्या करना चाहिए इसको देखना चाहिए। भारतीय शिक्षा की महानता को केवल भारत को नहीं, दुनिया को भी बताने की आवश्यकता है। और वर्तमान युग में उस भारत की शिक्षा के प्रकाश में समाज के निर्माण कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। भारतीय शिक्षा ने परिवेश के अनुकूल शिक्षा, गुरु शिष्य संबंध, समाज आधारित शिक्षा, केवल राज्य सत्ता आधारित शिक्षा नहीं, कौशल निर्माण, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की समझ बढ़े ऐसी शिक्षा, इस प्रकार के हमारी शिक्षा के बहुत व्यापक यहाँ प्रयोग भी हुआ। अनुभव से, अवलोकन से, अध्ययन से अपने लोगों ने यहाँ के शिक्षा को इस प्रकार से विकसित किया था। भौतिक जीवन और पारमार्थिक जीवन दोनों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए विज्ञान वेद उभयम सह अविद्यायां मृत्यु तीर्था विद्या अमृतमश्नुते, ये जो उपनिषद में वाक्य है, विद्या सामान्यतः ज्ञान, व्याकरण, विज्ञान, चिकित्सा, इस प्रकार की बातों को बताएं। लेकिन दार्शनिक और यौगिक लोगों ने विद्या को विद्या यानी ईश्वर को समझना, सृष्टिकर्ता के समझना, इस सृष्टि के जो व्यवस्था है इसको समझना, अध्यात्म को समझना, इसी को विद्या माना। बाकी भौतिक जीवन के जो विषय हैं उन सबको अविद्या माना। तो इसलिए यह विद्या जो है भौतिक शिक्षा के, भौतिक जीवन के लिए आवश्यक है। वह मृत्यु तीर्था, मनुष्य अपने मृत्यु तक का इसके सहारे अपने जीवन को अच्छा चला सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे हैं, 32 प्रकार की विद्याएं हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, आयुर्वेद, धनुर्विद्या, ज्योतिष, सामुद्रिक, हस्तरेखा, कई प्रकार की इसको विद्या कहा जाता है। तो इसलिए ये सारे विद्या है, लेकिन वो अविद्या है, क्योंकि वो भौतिक जीवन के लिए आवश्यक है। अविद्या यानी अज्ञान, ऐसे एक अर्थ हो सकता है, लेकिन यौगिक और दार्शनिक लोगों ने इसको इस अर्थ से कहा गया है, उपनिषद की व्याख्या करने वाले लोगों ने। तो इसलिए अभ्युदय के लिए आवश्यक है, भौतिक जीवन के समुत्कर्ष के लिए आवश्यक है। लेकिन मनुष्य केवल उससे अपने जीवन की परिपूर्णता के संतुष्टि उसके नहीं होती, उसका अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए उसको एक पारमार्थिक संतोष भी चाहिए। तो उस पारमार्थिक आनंद के लिए भी वो मनुष्य दूसरों की क्यों सेवा करता है, दूसरों के दर्द के बारे में उसके मन में आता है, तो उस वेदना से कुछ करने जाता है। कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन एक आनंद मिलता है। उस आनंद का अर्थ क्या है? तो यह पारमार्थिक है, वो करना चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस विद्या को विद्या अमृतमस्तुते, यह जीवन के अमृतत्व को तक ले जाता है। भारतीय चिंतन जो है यह कैसे मनुष्य के सदा काल
एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, भौतिक जीवन, पारमार्थिक जीवन, ये दोनों के अनुभव होने के लिए यहाँ की व्यवस्था रही। उसको युगानुकूल कैसे इसको हमें करना चाहिए, इसलिए पंचमय कोष वगैरह वगैरह जो भी आज शिक्षा के विद्वान लोग सभी विषयों को रखते ही हैं, इसलिए मैं उसमें विस्तार से और गहराई से मैंने अभी नहीं जाऊंगा। शिक्षा संस्कृता न्यास ने इन 16-17 वर्षों में एक प्रयत्न किया है। शिक्षा नीति जो वर्तमान शिक्षा नीति नई नीति घोषित हुई, उससे कई वर्ष पूर्व न्यास की ओर से एक सार्थक प्रयास होने के कारण देश के अंदर एक सकारात्मक शिक्षा परिवर्तन और उसके द्वारा समाज के अंदर एक परिवर्तन लाने के प्रयास के लिए बहुत सारे लोग जुड़ गए। इसलिए शिक्षा संस्कृति न्यास की यह योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा के संदर्भ में, चरित्र निर्माण के विषय में, वैदिक गणित में, पर्यावरण के संदर्भ में जो उल्लेख यहाँ हुआ, वो एक एक विषय भी देश भर में न्यास ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बहुत परिश्रम करके उस क्षेत्र के विद्वान लोगों को वहां जोड़कर यह कार्य करने में वो सफल हुए। इन सारे विषयों को आज शिक्षा नीति में किसी न किसी रूप से उसके अंदर हम देखते हैं। इसका अर्थ न्यास में शिक्षा नीति के आने से पूर्व ही उसकी भूमिका कैसे लिखित थी, ये ध्यान में आएगा हमको। तो वर्तमान चुनौती लगभग देखेंगे तो 4-5 प्रकारों की चुनौती है। एक व्यक्ति जीवन की चुनौती है जिसके बारे में उल्लेख हुआ, एक साइकोलॉजिकल मनुष्य के अंतर्द्वंद, मनुष्य समाज में कैसे जीना चाहिए, व्यक्ति के तनाव, व्यक्ति के सामने की चुनौतियां बहुत सारी हैं। शिक्षा इसके लिए क्या उसके उत्तर देने में कैसे सहायक बन सकती है मनुष्य के निर्माण में। ऐसे ही समाज की कुछ चुनौतियां हैं। सामाजिक क्षेत्र में आज जिस प्रकार के एक संघर्ष है, तनाव है, ऐसे राष्ट्र के सामने कुछ चुनौतियां हैं। आर्थिक दृष्टि से देश आत्मनिर्भर कैसे बने, देश सुरक्षा के संदर्भ में कैसे सुरक्षित रहे, राष्ट्र के बहुत सारे ऐसी चुनौतियां हैं। और राष्ट्र के नई पीढ़ी राष्ट्र के विकास के लिए अपने योगदान देने के लिए कैसे उसको एक समर्थशाली, स्वाभिमान युक्त ऐसे पीढ़ी को तैयार करना ही आवश्यक है राष्ट्र के लिए। ऐसे मानवता के सामने चुनौतियां हैं। ये वैश्विक चुनौती के लिए भी भारत जैसे एक प्राचीन राष्ट्र जो सब प्रकार के उतार-चढ़ावों के बीच भी अपने सभ्यता और संस्कृति के श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को सदियों तक अक्षुण्ण रखने के प्रयास में सफल रहा है। ऐसे एक समाज, इसके एक वैश्विक भूमिका, एक वैश्विक कर्तव्य भारत जैसे समाज को है। इसलिए अपने देश के लोगों को शिक्षा केवल अपने पीढ़ी के जीवन अच्छा होने के लिए नहीं, भारतीयता के कई विषयों को वर्तमान युग में लाने तक नहीं, विश्व के लिए भी हमें श्रेष्ठ उत्तर देने के ऐसे एक पीढ़ी को तैयार करना आवश्यक है। एक जमाने में यहाँ के लोगों ने कहा, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वंतम चरित्रम शिक्षेरम पृथ्व्या सर्वमानवा। पृथ्वी के सभी लोग यहाँ आइए, हम दुनिया के अग्रज के नाते हम आपको ये बताना चाहते हैं, यहाँ अपने अपने चरित्र को आप सीख कर जाइए। ऐसे कहने के एक आत्मविश्वास युक्त समाज वो किस आधार पर कहेंगे? उसके लिए चट्टान चाहिए। वह चट्टान इस देश के शिक्षा व्यवस्था से, शिक्षा प्रणाली से, शिक्षा की दृष्टि से वह आज प्राप्त होना चाहिए।
इसलिए ये जो प्रयास प्रारंभ हुआ है कुछ वर्ष पूर्व और उसके लिए एक अनुरूप वातावरण शिक्षा नीति के कारण भी आज निर्माण हुआ है। इस संदर्भ में हम सबके यह कर्तव्य बनता है, हम सबके समर्थन इस प्रकार के हर प्रयास के लिए चाहिए जहां जिस इसके लिए प्रतिबद्ध ऐसे पीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी।